बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 फरवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर फैसल वाडा की किस्मत का सियासी मुस्तकबिल का जो फ़ैसला है उसे महफूज कर लिया है। आज की 1 घंटे की तवील समाअत में फैसल वाडा के वकील वसीम सजाद ने 10 अहम कानूनी एतराज़ात अदालत के सामने रखे। 1 घंटे की समाअत में वसीम सजाद ने 2 बातों का एतराफ़ किया और एक बात से वसीम सजाद ने मुकम्मल तौर पर इनकार किया। आज की समाअत में जो कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे, 3 बड़े बुनियादी सवाल जो है वो वसीम सजाद के सामने रखे, फैसल वाडा के वकील के सामने रखे। उन सवालों को क्या जवाब दिया गया, ये सारी तफसीलात और फ़ैसला महफूज होने के बाद ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा और मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सी खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ। कल नाज़रीन 17 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन पर समाअत होने जा रही है। आखिरी समाअत 10 फरवरी की हुई थी, लेकिन आज मेरी एडवोकेट अज़हर सदीक़ से बात हुई है और उन्होंने कन्फर्म किया है कि उनकी नैब के साथ बातचीत चल रही है और नैब जो है इस केस में अपना वकील तब्दील करने जा रहा है। यानी बैरिस्टर उस्मान चीमा जो इस केस में नैब की जानिब से दलाइल दे रहे थे, अब उनकी जगह पर बकौल अज़हर सदीक़ साहब वो बताते हैं कि वो नैब की जानिब से पेश होंगे। अज़हर सदीक़ साहब जब पेश होंगे तो उनका चैलेंज सबसे बड़ा क्या होगा, अदालत के सामने इम्तिहान क्या होगा और उनके आने के बाद इस केस में क्या तब्दीली आएगी। ख़ास तौर पे जो लोग ये बातें कर रहे थे कि इस केस में डील होने जा रही है, नैब जानबूझकर जो शवाहिद है वो अदालत के सामने नहीं रख रहा, तो जब अज़हर सदीक़ साहब अज़हर सदीक़ एडवोकेट आएंगे इस केस में नैब की जानिब से तो सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर मैं एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करके आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अनोखे केस की समाअत हुई है। मुकदमा ये था कि लाल खान जिसे दहशतगर्दी के मुकदमे में 2016 में ATC अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले के ख़िलाफ़ लाल खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन उस अपील को इब्तदाई समाअत के लिए अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। 2020 में यह हुआ। इस मुकदमे को मैं अनोखा क्यों कह रहा हूँ और वो भी आपको पहले बता देते हैं कि लाल खान ने 2020 में अपनी इलाज मुआलजे की बुनियाद पर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। उस ज़मानत की दरख्वास्त में कहा गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ, तो मुझे 10 साल की जो सज़ा सुनाई गई है इसमें मुझे ज़मानत दी जाए ताकि मैं अपना जेल से बाहर आने के बाद अपना इलाज करवा सकूँ। आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज़मानत की दरख्वास्त पर जब समाअत की तो अदालत को ये बताया गया कि लाल खान जिसने फरवरी 2020 में ज़मानत के लिए इलाज मुआलजे के लिए अदालत उज़्मा से रजू किया था, वो इंतकाल कर गया है अपने बीमारी की वजह से, अपने अलालत की वजह से। अदालत को बताया गया कि जेल इंतज़ामिया ने लिख के दिया था कि जिस मर्ज़ में लाल खान मुब्तला है उसका इलाज जेल में नहीं हो सकता। वकील अली इमरान शाह ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को बताया कि फरवरी 2020 में यह दरख्वास्त दायर की गई और अब 2 साल के बाद, एग्जैक्ट 2 साल के बाद इस अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त को, ज़मानत की दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर मुल्ज़म इंतकाल कर गया है तो ये मामला ज़मानत के हद तक तो इन्फ्रक्शस हो चुका है, लेकिन जो मरकज़ी अपील है अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस पर ज़रूर अदालत समाअत करके जो फ़ैसला होगा वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। क्या आया कि दहशतगर्दी के मुकदमे में लाल खान की ज़मानत बनती थी, नहीं बनती थी, तो इस केस की हद तक जो है वो मामला पेंडिंग रखा गया है। लेकिन जो ज़मानत का मुकदमा था लाल खान का, जो 2 साल पहले उन्होंने अदालत उज़्मा से अर्ली हेयरिंग के लिए रजू किया था, उसके ऊपर फिर क्या डेवलपमेंट हुई कि ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत ना हो सकी और ज़मानत की दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो वो बंदा लाल खान जो है वो इस दुनिया फ़ानी में मौजूद नहीं था। इस तरह के बहुत सारे केसेस की हम पहले भी जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं। तो असल जो मसला है वो केस फिक्सेशन का है, जिससे मेरे ख्याल में हर अदालती लेवल पे, चाहे लोअर कोर्ट्स है, चाहे हाई कोर्ट्स लेवल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का लेवल है, इस फिक्सेशन जो है वो केस मैनेजमेंट जो है इसको बेहतर किया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हम सुनते हैं जिस पर बाद में हमें अफसोस भी होता है, दुख का इज़हार करते हैं, कर्ब का इज़हार करते हैं, तो ये शायद चीज़ें जो है वो आइंदा हमें मुस्तकबिल को देखने को ना मिले। अब हम बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ अपना फैसल वाडा की नाअहली के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। नाज़रीन वसीम सजाद पेश हुए
वसीम सजाद की जानिब से 10 अहम नुकात का अदालत में पेश किए गए। जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, 10 एतराज़ात उठाए गए। वसीम सजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मैं उसमें से 10 में से चीदा आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) पर कोर्ट ऑफ लॉ में फैसला हो सकता है। वसीम सजाद ने कहा वहाँ पर दस्तावेजी शवाहिद दिखाई जाते हैं, वहाँ पर गवाहन की जो है वो गवाहियाँ रिकॉर्ड होती हैं और ये कदगन जो है वो फेयर ट्रायल के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाई गई। उन्होंने कहा दूसरे नुक्ते में कि इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को इस बात को बावर कराने की कोशिश की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा MNA की शिफ्ट से मुस्तफ़ी हो गए थे, जानबूझकर उन्होंने अपना गलत बयान हल्फी जो है वो नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा नहीं करवाया था। वसीम सजाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दायरा अख्तियार पर बात नहीं करने दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज करके फैसल वाडा के खिलाफ ताहयात नाहली केस का फैसला दे दिया गया। वसीम सजाद ने अलाडीनो केस के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने फैसल जमान केस के फैसले का हवाला दिया। ये 2021-2022 के लेटेस्ट फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल करने की पावर नहीं रखता। इसी तरह से जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 8 है उसके तहत भी इलेक्शन कमीशन के पास किसी को नाअहल करने का अख्तियार नहीं। वसीम सजाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 225 को भी नज़रअंदाज किया, जिसके तहत कोई इलेक्शन हो जाने के बाद उस इलेक्शन को इलेक्शन पटिशन के ज़रिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। इस आर्टिकल को भी नज़रअंदाज किया गया और अगर इस आर्टिकल 225 को इसी तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर ये आर्टिकल 225 रिडंडेंट यानी गैर मौसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्शन 9 इलेक्शन कमीशन को महदूद अख्तियार देता है, जिसके तहत 60 रोज़ तक ट्रिब्यूनल का अख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ के 218 के आर्टिकल तहत हर वो अख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। इस वर्डिक्ट के बाद, इस रूलिंग के बाद जो सेक्शन 8 और 9 है इलेक्शन एक्ट का, वो बेमायनी हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जो एफिडेविट जमा करवाया गया हबीब अकरम मुकदमे या फैसले की रोशनी में, इसकी जो ज़बान है एफिडेविट की उसे भी मजमूई तौर पे टोटलिटी में देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मंजरिया नहीं देखा, ताहयात सियासत से नाहल कर दिया गया। ये नहीं देखा कि क्या वाकई जानबूझ के बयान हल्फी जमा करवाया गया था। उन्होंने कहा कि 11/6/2018 को बयान हल्फी दिया गया, पासपोर्ट मनसूख हो चुका था, नाइकॉप जो था वो भी सरेंडर किया जा चुका था, नादरा फैसल वाडा को यह सर्टिफिकेट जारी कर चुका था कि वो दोहरी शरीयत के हामिल नहीं रहे। वसीम सजाद ने कहा इसके बाद मेरे मौक्कल को यकीन हो गया कि वो अमेरिकन नेशनल नहीं रहे। कानूनी पोजीशन इसके बरक्स थी, लेकिन जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से आते वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले जो वकील साहब ने आज प्लीडिंग की है, जो गुजारिशात की हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। और दो चीज़ें रह गई हैं, दो नुकात रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन जाली बयान हल्फी पर इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 63(1)(c) और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी को नाअहल नहीं कर सकता। ये अख्तियार कोर्ट ऑफ लॉ का है। ये वसीम सजाद की जानिब से कमरा अदालत में कहा गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तासर दिया कि आर्टिकल 63(1)(c) के इतलाक़ के बाद खुद ब खुद आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ हो जाता है। सादिया अब्बासी केस में, हारून अख्तर केस में अदालत ने नाअहली तो की, लेकिन ताहयात नाअहली को इन्वोक नहीं किया गया। ताहयात नाअहली को सादिया अब्बासी पे इम्पोज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) का मुकदमा, इसमें आर्टिकल 10(a) को भी देखा जाता है, शवाहिद रिकॉर्ड होते हैं, पूरा एक ट्रायल होता है, गवाह की गवाहियाँ होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये तमाम दलाइल सुने और फिर वसीम सजाद से कहा कि जो 5 रुकनी बेंच का 2018 का फैसला है, जिसमें कहा गया था कि अगर गलत बयानी हल्फी जमा करवाया जाएगा तो उसके संगीन नताइज होंगे। हमें ये बता दें कि 2021-2022 के फैसले 3 जज साहबान के हैं, ये तो 5 रुकनी लार्जर बेंच का 2018 का फैसला है। इस फैसले को लेके हम कहाँ पे जाएं? फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर फैसल वाडा की बदनीयती नहीं थी तो फैसल वाडा को जो शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांगती रही, जब इलेक्शन कमीशन मांगती रही, जब सिंध हाई कोर्ट में ये सवाल पूछा गया, तो फैसल वाडा को अपनी अच्छी नीयत, अपनी नेक नीयती ज़ाहिर करते हुए वो जो बयान हल्फी से मुतल्लिक, दोहरी शहरी से मुतल्लिक जो उनका रिनंसिएशन सर्टिफिकेट है अमेरिका की नेशनलिटी तर्क करने का, वो उन्हें पेश करना चाहिए था। एक सवाल पूछा उन्होंने वसीम सजाद से कि क्या कल तक या इस मुकदमे में आप दोहरी शरीयत का तर्क करने के जो शवाहिद हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, अदालत में पेश करेंगे?
तो वसीम सज्जाद साहब ने इनकार भी नहीं किया, लेकिन बात को किसी और तरफ ले गए, जिससे बाहर यही समझा गया कि शायद वो उस सर्टिफिकेट को पेश करके अपने मौक्किल के लिए किसी किस्म की मुश्किल को खड़ा नहीं करना चाहते। जज साहबान के सवाल पर वसीम सज्जाद ने कहा कि बयान हल्फी अगर झूठा भी है तो उस पर ताहयात नाहली नहीं बनती थी। जिस इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में बयान हल्फी जमा कराया गया था, उससे तो फैसल वाडा मुस्तफ़ी होकर MNA मुंतखब हो गए, तो अगर नाहली बनती थी तो 2018 के इलेक्शन पे बनती थी। सेनेटर के ऊपर उनकी कोई नाहली नहीं बनती। और ये ताहयात नाहली का जो फैसला है, उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे सकता था। आर्टिकल 63(1)(c) का केस बनता था, लेकिन आर्टिकल 62(1)(f) का मुकदमा नहीं बनता था, जिस पर चीफ जस्टिस मिनल्ला ने कहा कि आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी नहीं कर सकता था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन हुई है, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी। और ये भी सवाल पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) 63(1)(c) का फैसला नहीं दे सकता, डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी के बाद ये मामला किसे भिजवाना चाहिए था। तो वसीम सज्जाद ने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में इस केस को देखा जा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। और महफूज फैसले से बज़ाहिर ये लग रहा है कि या तो इसमें क्लीन चिट तो अभी आगे चल के होगी, तो इसमें हो सकता है कि फैसल वाडा को अबूरी रिलीफ ही मिल सकता है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया जाए। नोटिस जारी करने के साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है, जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं, कि या तो इस अपील को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसले के खिलाफ फैसल वाडा की इस अपील को मुस्तरद कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि क्योंकि फैसला जो 5 रुकनी बेंच का है, सुप्रीम कोर्ट का है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसला दिया था, तो हो सकता है कि इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया गया तो बज़ाहिर ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये नाहली वाले जितने भी मामलात हैं इन्हें क्लब कर लें, और उस क्लब में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त आ चुकी है उसे भी उसका हिस्सा बना लिया जाए, और फिर वंस फॉर ऑल आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली का जो मामला है उसे डिसाइड किया जाए। और उसमें मुराद अली शाह का जो मामला है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली का जो अलग से पिटीशन आ चुकी है उसे भी क्लब कर लिया जाएगा। ये एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि जो फैसला महफूज किया है उस पर अदालत आज कब अनाउंसमेंट करती है। इम्कान है कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन फैसला क्या होगा ये सबसे ज़्यादा देखने वाली और इंतज़ार करने वाली बात है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।